नमस्कार साथियों। टीचर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। थोड़ा सा ट्रैफिक समझ लीजिए, जाम बहुत ज़्यादा चल रहा है प्रयागराज में, इसकी वजह से हम लेट हो गए। 5 बजे क्लास चलती है, आज हम लगभग 10-12 मिनट लेट हो गए। तो सबसे पहले आपका चैनल पे स्वागत है। जो रेगुलर वाले हैं, कल भी क्लास उनकी नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा व्यस्तता चल रही थी, लेकिन अब हम फ्री हैं। अब लगातार आपकी क्लास कंटिन्यू 5 बजे चलेगी। ठीक, थोड़ा ट्रैफिक वजह से आज हम फंस गए थे, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आज प्रैक्टिस नंबर 17 है। इसमें आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आशीष जी का बड़ा ज़्यादा सवाल है कि बिहार TRE 4 के लिए एलिजिबिलिटी के लिए होगा। अब देखो आशीष के लिए तो मैं अलग बताऊंगा। बिहार TGT के बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां हैं। अब किस में आप जाना चाहते हैं, ये मेन मुद्दा है। ठीक, तो अब किस में जाएंगे, अब इसको देखा जाएगा ना। चलिए, फिलहाल में अब हम सीधे जुड़ते हैं कि आज का प्रश्न क्या रहने वाला है। सब लोग चैनल को लाइक कर दें। लाइक नहीं करते हैं, क्या बात है। चलिए चलिए, अब हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। आज का जो प्रश्न है, ठीक, ये 6 to 8 का है। जो ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। एडमिशन लगातार चल रहे हैं। 96 28 95 92 37 ये हमारा नंबर है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब जो है सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, इस पे हम बात करेंगे। हाँ, टीजीटी में देखिए, ऐसा है कि टीजीटी में आपका बीएड ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, और जो है बीएड होना चाहिए। स्टेट का परीक्षा पास होना चाहिए। ठीक, यही आपकी योग्यता है। बाकी अहर्ता को लेकर कुछ अलग हो सकता है। चलिए, फिलहाल में अब हम बात करते हैं प्रश्न को लेकर के। जो हमारे रेगुलर वाले बच्चे हैं, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है, क्योंकि बिहार में 6 to 8 में सबसे ज्यादा जो है वह पूछता है। आपका क्या पूछता है, आपका पूछता है शुद्ध और अशुद्ध पूछता है। तो चलिए, अब हम शुद्ध और अशुद्ध चेक करेंगे। फटाफट जो ज्वाइन हो जाइए। पढ़ लीजिए एक बार, हम हट जा रहे हैं। हाँ, पढ़ लीजिए ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। चलिए, आंसर अभी तक आपका नहीं आया। यहाँ पे अशुद्ध पूछा है। अशुद्ध पूछा, क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है। शुद्ध नहीं पूछा है, अशुद्ध पूछा है। क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दर्शन करने आया हूँ, बिल्कुल शुद्ध है। और मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहां भीड़ लगी थी। ये भी शुद्ध है, आपका ये भी शुद्ध है। जो एक गलत आपका क्या है, आपका ये सी वाला विकल्प गलत है। लड़का, हाँ, नहीं नहीं, बी वाला, सी भी सही है। थोड़ा सा जो है, ठीक है। हाँ, अब बताइए। हाँ, चलिए, तो ये आपका जो है बी वाला, कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो ये कोई मतलब नहीं है, इसका फालतू आ गया है। मैं अपनी बात का हाँ, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ, ये होना चाहिए। गुड मॉर्निंग खुशबू, स्वागत है आपका। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, हाँ, उन्नतमना, ये एक शब्द है। उन्नतमना शब्द का सही अर्थ क्या है। उन्नतमना सही अर्थ क्या है, अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, समान भावों एवं विचारों से युक्त, सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। ये बताना है आपको क्या है इसका। हाँ, एक बार सबका स्वागत है। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एक बार सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जो नए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ, फिर से समझिए क्या है आपका, ये बताना है आपको। ठीक, तो आशीष ऐसा है कि आज रुक जाओ बच्चा, हम देख के मुझे बताना पड़ेगा ना। सबकी देखिए योग्यताएं अलग अलग होती है, मुझे देखना पड़ेगा। मैं गलत बता दूंगा तो भी वो सही नहीं रहेगा। ठीक, आशीष, मैं सुबह की क्लास में, जो सुबह मेरी न्यूज वाली क्लास चलती है, मैं आशीष, आप तो उसमें रोज जुड़ते हो ना, मैं वहां बता दूंगा। आप परेशान मत हो, आज केवल क्लास पढ़ लो। ठीक है, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त मतलब सहृदय कहा जाता है। सहृदय, सहृदय वाले को कहा जाता है। सहृदय वाले को कहा जाता है, सहृदय वाले को कहा जाता है। ये उन्नतमना जो है वह सहृदय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आ गया डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अशुद्ध वाक्य खूब पूछता है। कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके 6 to 8 में अशुद्ध रहेंगे। और मैं एक चीज बता दूं आपको, बड़ी बात बताने जा रहा हूँ।
आपका 6 to 8 का जो है सीटेट का रिजल्ट आ गया है, सीटेट का रिजल्ट आ गया है, सीटेट का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब जो है कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि जो सीटेट पास हुए हैं 6 to 8 में, वो भी निश्चित तौर पे बिहार का एग्जाम देंगे 6 से 8 वाले में। मैं बार बार कहता हूं कि सबसे ज्यादा कंपटीशन किसी में है तो वह आपका 6 to 8 में है, ठीक है, 6 to 8 में है, क्योंकि यहाँ पे केवल एकल परीक्षा है जिसके आधार पे आपका चयन है। अब सीटेट यहाँ से बहुत बच्चे निकलेंगे तो ये सीधे सीधे सीट 6 to 8 का देंगे, तो आपका कंपटीशन और बढ़ने वाला है। जो पुराने सीटेट थे वो तो है ही, जो कुछ असफल हो गए थे वो भी हैं, प्लस नए बच्चे भी तैयार हो गए हैं सीटेट में, ठीक, नए बच्चे भी तैयार हो गए हैं। इसीलिए कहता हूं अभी से लग जाइए ताकि जो है आपका एक बार में निकल जाए। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी के मित्र से हमें बड़ा दुख हुआ है, मुझसे यह काम संभव नहीं, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य चुनना है और आपका जो आंसर जल्दी से आ जाए ताकि जो है मैं आगे बढ़ सकूं। तो यहाँ पर बहुत बेसिक चीज है, देखिए ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, आपका ये भी सही है। यहाँ हमें यहाँ पे शास्त्री जी की मुझ से हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख नहीं, बड़ा दुख नहीं, बहुत दुख हुआ, ये बड़ा गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था, बहुत होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बहुत होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बहुत होना चाहिए था, इसी वजह से यह गलत हो गया है, ठीक। बाकी तीनों आपके विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहां पर मैं कुछ चीजें बता दूं। वाक्य वाक्य जो होते हैं, वाक्य के विषय में बता दूं। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, ये आपके होते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कौन कौन से होते हैं, ये भी जान लीजिए। ये जो तीन होते हैं, सरल वाक्य, सरल या सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। आपको जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे वहां सारी चीजें बताई जाएंगी। ये जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, 8 प्रकार के। इसी 8 प्रकार के ये 4 ये हो गए, संकेत, निषेध, विधान और संदेहवाचक, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या उत्तर होगा। तो मैं बता दूं कि जब किसी चीज की जानकारी जानकारी दी जाती है, जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है, जानकारी मतलब किसी चीज की जानकारी देते हैं। मैंने कहा कल बारिश कल मैंने कहा कल रिजल्ट आएगा, ये क्या है, मैं आपका जानकारी दे रहा हूं। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये मैं जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। इसलिए क्या आंसर जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। विधान मतलब किसी भी चीज की जानकारी देना, ठीक है। मैंने कहा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, मैंने क्या किया, आपको जानकारी दे दी, तो यह विधानवाचक हो गया। संकेतवाचक मतलब होता है किसी चीज का संकेत करना। हमने कहा वह मेरी गाड़ी उधर खड़ी है, मैं क्या कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं, ठीक है। निषेध मतलब होता है किसी चीज को मना करना। जैसे मैंने कहा खाना मत खाओ या मैं नहीं जाऊंगा, किसी चीज को जब मना करते हैं वह निषेधवाचक में जाता है। संदेहवाचक में होता है कि शायद कल बारिश हो, शायद कल बारिश हो मतलब ये संदेह है, इसलिए आपका संदेहवाचक हो जाएगा। और टोटल जो है आपके 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं, संकेत, निषेध, विधान, संदेह, ये सारे ऐसे करके आपके 8 हो गए, ठीक है। लेकिन रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, मैं लिखते रहा हूं संयुक्त वाक्य, ठीक। आपको शायद इतनी जानकारी मिल गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अभी आ गया मिश्र सरल, अभी आपसे पूछ ही रहा था ना। मैंने कहा कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि यह किसके अंतर्गत आता है। कहेंगे गुरुजी रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अभी बताया था ना आपको, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद,
रचना के आधार पे वाक्य के भेद। ठीक, रचना के आधार पे वाक्य के भेद हो गए ये। यहाँ पे हमें समझना है एक चीज कि कैसे आप इसको पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर जो है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पहचानेंगे कैसे। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने कई बार बताया हुआ है। अरे बाप रे, ये आपके कुंभ मेले का धूल है, बालू है जो सर्दी दम ला दिया है। तो अब हम बात करेंगे कैसे क्या पहचानेंगे। देखिए संयुक्त वाक्य की एक पहचान होती है जहां पर दो स्वतंत्र उपवाक्य हों और दोनों एक दूसरे से अलग हों, मतलब दोनों अपने अर्थ दे रहे हों। कोई योजक शब्द, योजक शब्द क्या होता है, एवं, और, तथा, चूंकि, इसलिए, ये सब क्या है, योजक शब्द हैं। मतलब जहां पे दोनों शब्द दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हों। देखो राम पढ़ रहा था, रमेश सो रहा था, यहाँ पर ये पूरा अर्थ दे रहा है, ये पूरा अर्थ दे रहा है। अगर ये योजक शब्द हटा दिया जाए तो ये अपना अर्थ दे देगा, ये अपना अर्थ दे देगा। यही संयुक्त वाक्य की पहचान है। अगर मिश्र वाक्य होता तो यह इससे जुड़ा होता, मतलब जब तक हम दोनों नहीं पढ़ते तब तक अर्थ आपका नहीं निकलता। हमने कहा राम पढ़ रहा था, ठीक है, हमने कहा कि यदि राम सोता तो वह जगा देता, यदि राम सोता तो, अब तो क्या आगे क्या पता नहीं जब तक हमने पूरा वाक्य नहीं पढ़ा। ठीक है, संयुक्त वाक्य दोनों स्वतंत्र होते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, चलिए चलिए, जिनको समझ में नहीं, जिनको कोई भी समस्या हो वो पूछ ले, कोई भी बात को लेकर के। यहाँ पर एक प्रश्न बढ़िया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर का विलोम नहीं है। देखें विलोम नहीं है, उत्तर का प्रश्न, उत्तर का दक्षिण, उत्तर का पूर्व, उत्तर का उत्तर, यहाँ विलोम नहीं है। उत्तर कई चीज का विलोम होता है लेकिन एक चीज का यहाँ विलोम नहीं है। इसका बताइए बढ़िया है, ये बताइए, ये प्रश्न बताइए, उत्तर का विलोम क्या नहीं है। देखिए उत्तर का हो गया प्रश्न हो गया, ये भी सही है। उत्तर का दक्षिण होता है, उत्तर का पूर्व होता है, लेकिन उत्तर का उत्तर नहीं होता है, उत्तर का अनुत्तर नहीं होता है, निरुत्तर होता है। उत्तर का निरुत्तर, उत्तर निरुत्तर ये होता है, यही आप गलती कर देते हो। यहाँ पे उत्तर का जो हो जाता है 6 नहीं, यही तो गलती होती है। ये प्रश्न बहुत लोग गलत कर देते हैं, बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बच्चों ने इससे गलत कर दिए थे। भैया उत्तर का अनुत्तर थोड़ी होता है, उत्तर का निरुत्तर होता है। भाई उत्तर मतलब देना, निरुत्तर मतलब जो उत्तर न दे पाए। उत्तर का पूर्व हो गया, उत्तर का दक्षिण हो गया। अब आप लोग के दिमाग में पूर्व का, आप लोग के दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा, पूर्व का पश्चिम होता है, पूर्व का पश्चिम होता है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, मुझे पता है आपके दिमाग में ये चल रहा होगा पूर्व का पश्चिम होगा, तो यहाँ पे यही हो सकता है, यही हो जाए। भैया उत्तर का अनुत्तर नहीं होता है, उत्तर का निरुत्तर होता है, निर प्लस उत्तर, निरुत्तर। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, तो चैनल को लाइक जरूर कर दें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उर्दू आगत शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उर्दू शब्द कहाँ से आया है, अब फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की। कल मैंने पैड बैच में बताया था एक चीज, पैड बैच में, कि हम विदेशी शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। सबसे अधिक किस विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं, सबसे अधिक विदेशी भाषा के शब्दों में फारसी का प्रयोग करते हैं, फारसी का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रयोग करते हैं, याद रहेगा, फारसी का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक, अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बहुत सीधा सा फंडा है कि हमारे यहाँ अंग्रेज के पहले जो है बहुत सारे इस्लामिक लोग शासन किए हैं और उनकी जो लैंग्वेज थी, राजकीय भाषा थी, वह फारसी थी। तो 600-700 साल जो रहा हो, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, तुर्की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा,
तुर्की है। ये याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बहुत गलत होता है। तुर्की उर्दू शब्द क्या है? तुर्की का है। ऋचा शुक्ला बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद आपका आगमन हुआ। उर्दू गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश। उर्दू गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश, बहादुर, ये सब क्या है? ये सब तुर्की शब्द हैं। ये सब क्या है? तुर्की वाले शब्द हैं। ठीक है, तुर्की वाले शब्द हैं। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये तुर्की उर्दू बहुत बार पूछा गया है। उर्दू को या तो हम लोग अरबी या फारसी लगा के चले आते हैं, या कहीं कहीं उर्दू शब्द है उर्दू का, अगर मैंने दे देता उर्दू शब्द कहाँ का है, उर्दू का है, बहुत लोग उर्दू लगा देते हैं। अच्छा खुशबू सर, कल आपकी जो क्लास चल रहा था साउंड प्रॉब्लम था सर, प्लीज कमेंट भी देखा करें। ओके, माफी चाहता हूँ खुशबू, मैं इस चीज का ध्यान दूंगा आने से कि भाई अगर पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट कमेंट शो नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। वही तो मैं कहूँ, किसी बच्चे कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? कमेंट शो नहीं कर रहा था। नहीं तो कमेंट बताइए, यहाँ कमेंट पढ़ रहा हूँ, वहाँ क्यों नहीं पढ़ता? क्या वहाँ वीजा लगता है कमेंट पढ़ने में? नहीं ना, तो मैं वहाँ भी कमेंट पढ़ता, लेकिन कमेंट शो ही नहीं कर रहा था। चलिए अब आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। ठीक, आगे से बहुत ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसा शिकायत नहीं आएगी कि मैं आपकी बात ना सुनूं। तो कल की क्लास समझ में आई थी खुशबू? कल वाली क्लास बढ़िया थी। कल वो केवल बेसिक जानकारी थी, कल वाली क्लास जो पेट चल रही थी वो बेसिक जानकारी थी आपकी। ठीक, लालटेन शब्द है, ये बताइए। कल मैंने कल, अब तो ये मुझे लगता है कल जिसने क्लास किया होगा पेड में, पेड मतलब जिनका एडमिशन हुआ है, अब वो देख रहे हैं, लालटेन शब्द पेड वाले तुरंत बता देंगे, या ऐसा नहीं पेड वाले नहीं बताएंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो बता देगा। लालटेन शब्द कहाँ का है ये बता दीजिए। अब मैं ये इस पे मैं चाहे 2 मिनट में चुप रहूंगा, लेकिन मैं चुप रहूंगा और सारे बच्चों का जवाब चाहता हूँ। बहुत बच्चे केवल मूक बधिर टाइप का देखने आते हैं, सुनने आते हैं कि गुरुजी बहुत अच्छा बोलते हैं, चलो सुन लिया जाए। सर साउंड नहीं था, चलो मैं इसको फिर बता दूंगा, चलो एक क्लास फिर बता दूंगा उसको, उसको मैं पुनः बता दूंगा। ठीक है, परेशान मत हो आप। लालटेन शब्द कहाँ का है? लालटेन शब्द का है, विदेशी है। मैंने क्या कहा है, हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, सॉरी संस्कृत गलती से निकल गया, उर्दू, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, जापानी, बहुत सारे शब्द हैं। हम लोगों ने एक चीज बहुत ध्यान रखा है कि हमने कई सारे विदेशी शब्दों को लिया है, लेकिन उनको अपने अनुसार ढाला है। ठीक है, उनको अपने अनुसार ढाला है। सबसे ज्यादा हम लोगों ने अंग्रेजी की शब्द बदतमीजी की है। जैसे लालटर्न था, लाल टर्न था, तो क्या बना दिया? लालटेन, लालटेन बना दिया। तो भाई बदलाव थोड़ी हुआ है, हमने बस चेंज किया है तो अंग्रेजी के शब्द यही ना। हॉस्पिटल, अब आपसे हॉस्पिटल पूछेगा आप अंग्रेजी लगा दोगे, लेकिन जैसे अस्पताल पूछ लेगा फंस जाओगे। तो अस्पताल भी क्या है? अंग्रेजी का है भैया, बस उसका परिवर्तन हुआ है, कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। ऐसे ग्लास, हम लोगों ने इनके साथ बड़ी जाति की है, ग्लास। ठीक, बॉटल, बॉटल, बॉटल था, हम लोगों ने बोतल बना दिया। ऐसे आइन था, हम लोगों ने आईना बना दिया, आइन था, आईना बना दिया। ठीक, कहने का मतलब है कि हम लोगों ने अपने अनुसार ढाला, लेकिन ये सब अंग्रेजी के हैं, ये अंग्रेजी भी ये नहीं है। तो यहाँ पर विदेश जो है, विदेशी है, वो भी अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का। क्लियर हो गया सबका? चलिए, ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। अगला प्रश्न है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब चूंकि कल मैंने ये बताया था, चूंकि खुशबू ने कहा सर साउंड नहीं आ रहा था, तो मैं अब क्या ही, मैं भी अपनी मतलब फिर मैं कुछ कहूंगा नहीं इस बात पे, क्योंकि अब साउंड नहीं आएगा तो कैसे बच्चा समझेगा। ठीक, हम्म? कल वाला नहीं दिख रहा, कल वाला मैसेज आ रहा है कमेंट का, अभी तो दिख रहा है, ये सारे कमेंट आ रहे हैं। चलिए, खुशबू मिश्रा सी, चलो 8 का सी। 9 का है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी। अब देखो ये वैसे ना अलग अलग लोग देते हैं, ये ना कई किताब में अर्थ के आधार पे हो जाता है, कई किताब में ये अर्थ के आधार पे हो गया, लेकिन जो प्रामाणिक पुस्तक है वो अर्थ के आधार पे जो है आपका क्या मानती हैं, निरर्थक और सार्थक मानती हैं। ठीक, रूढ़, यौगिक और ये हो गया आपकी रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद 3 हो गए।
ठीक, यहां पर आपका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, डी आएगा। डी क्या मतलब है, डी का मतलब यह है कि ये उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के चार भेद होते हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। क्लियर हो गया, शब्द के चार भेद हो गए। और यहाँ पर विकारी और अविकारी किसके अर्थ है, रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद, रूपांतरण के आधार पे शब्द के भेद। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो यहां पर आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आपका डी निकल के आएगा। वैसे शब्द के कुल चार भेद होते हैं, शब्द के चार भेद, शब्द के चार भेद होते हैं, चार भेद। ठीक है, शब्द के चार भेद होते हैं। पहला अर्थ के आधार पे, दूसरा व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा आपका उत्पत्ति के आधार पे, और चौथा जो हो जाएगा आपका आपका रूपांतरण के आधार पे। ठीक, अगला हम प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में अनुपसर्ग नहीं है, अनुपसर्ग नहीं है। उपसर्ग 22 होते हैं संस्कृत में। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं और शब्दांश के पहले लगते हैं, शब्द नहीं शब्दांश के पहले लगते हैं। और यहाँ पर अनुदात, अनुवर, अन्वय, अनुशासन, अन्वेषण, अनुभव, अनुराग, अनुचर, किसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ ये बताना है। तो चेक करते हैं साथियों, आइए। अनु प्लस राग, अनु प्लस राग, तो ये अनु निकल गया। अनु प्लस चर, अनु प्लस चर, तो अनुपसर्ग निकल गया, सही है। ठीक है, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण, ये हो गया। अनु प्लस भव, अनु प्लस भव, ये भी निकल गया। ठीक है, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अन्वय, ये भी निकल गया, सही। फिर क्या हो गया आपका, अनु प्लस शासन, अनु प्लस शासन, ये भी सही है। लेकिन अनु प्लस दात, ये तो मान लो ठीक है। ये अनु प्लस वर, अनु प्लस वर, ये गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। यहां पर देखने वाली बात है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कैसे पकड़ेंगे, ध्यान रखिएगा आपको कैसे पकड़ना है। हालांकि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, हर एक उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन आपको उपसर्ग का अर्थ नहीं पता है। जैसे अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। ठीक, लेकिन आपको उपसर्ग का अर्थ नहीं पता है, तो आपको क्या करना है कि इधर साइड का जो ये साइड है, जो ये साइड है ये वाला, अगर इसका खंड करने पर ये साइड वाला अगर अर्थ दे रहा है, अर्थ दे रहा है, समझ लो अर्थ दे रहा है, तो समझ लीजिए कि उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। अर्थ नहीं दे रहा, जैसे अनुवर, अब ये वर का कोई अर्थ नहीं है इसलिए उपसर्ग नहीं है। शासन का अर्थ है, भाव का अर्थ है, चर का अर्थ है, ऐषण का अर्थ है, अय का अर्थ है, दात का अर्थ है, सब का अर्थ है, इसलिए आपने पकड़ लिया कि यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने कहा सुंदर, सुंदर में आप कहेंगे कौन सा उपसर्ग है, तो सु प्लस ऐसे दर करेंगे। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ये सबसे सरल तरीका है पहचानने का, उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। कृत प्रत्यय, तद्धि प्रत्यय मैंने बताया। देखो प्रत्यय जो होते हैं वह शब्दांश के बाद में लगते हैं, दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय। कृत, तद्धित, तद्धित प्रत्यय। कृत जो होते हैं जो धातु से बनते हैं, जो धातु से बनते हैं, जो धातु से बनते हैं, धातु से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कृत बोलते हैं। तद्धित किसे बोलते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनते हैं।
उन्हें क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत और तद्धित। यहाँ पे पूछा प्रत्यय नहीं है, कृत प्रत्यय नहीं है। इसमें चार ऐसे हैं कि जैसे लड़ाकू, तो लड़ाकू क्या है? लड़ाई से लड़ाकू बना है। दानव, मारा, करणीय। यहाँ पर एक ऐसा है जो कृत प्रत्यय नहीं है, बाकी सब कृत प्रत्यय हैं। अब देख कैसे पकड़ेंगे। मार क्या है? मार धातु है। मार क्या है? धातु है। मार क्या है? धातु है। ठीक है। लड़ा क्या होता है? लड़ा क्या होता है? धातु है। लड़ाई करना धातु है। करना, करना क्या होता है? धातु है। ठीक है। लेकिन दानव क्या है? दानव, दानव जो है वह आपका विशेष क्या हो गया? आपका संज्ञा हो जाएगा। इसलिए आपका यह तद्धित प्रत्यय है। बाकी जो तीनों हैं वह कृत प्रत्यय है। ये भी कृत है, ये भी कृत है, ये भी कृत है। ठीक है। कृत और तद्धित पूछता है। क्लियर हो गया? तो 11 का सी, 11 का सी कैसे कर? लड़ाकू में भाई लड़ाई एक क्रिया है ना। लड़ाई क्या है? क्रिया है भाई। लड़ धातु है ना। लड़ क्या है? लड़ धातु है। ठीक। ऐसे गलत हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। देखो, संबंध को अलग करने पर क्या निकलेगा? का, की, के, रारी, रे। का, की, के, का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। अलग करने पर। संप्रदान में अलग करने पर के लिए निकलेगा, आप जान जाइएगा। अधिकरण में पे पर निकलेगा अलग करने पर। और अपादान में से निकलेगा अलग होने के लिए, अलगाव के अर्थ में। ठीक। अलगाव के अर्थ में। यहां पर जो है हम बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे कि यहां पे ऋण मुक्त, तो ऋण से क्या हो गया? ऋण से मुक्त हो गया है। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है। ऋण से मुक्त, मुक्त मतलब अलग हो गया है। जब अलग हो गया है तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? आपका अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ठीक। और सिंपल सा प्रश्न था ये तो। अगला प्रश्न है किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि है। यहां पर देखेंगे, पहले पकड़ेंगे कैसे, कौन सा है। यहाँ क्या है? हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। ये क्या है? स्वर में कौन सा है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक। हाँ। उल्लास में क्या हो जाएगा? उत प्लस लास, उत प्लस लास। ये व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि। अहम प्लस कार, अहम प्लस कार। अहम क्या? ये विसर्ग, ये व्यंजन है इसलिए यह व्यंजन संधि। दू प्लस कर, देखिए दू प्लस कर। यहाँ पे देखिए विसर्ग आ गया ना, विसर्ग आ गया इसलिए यह विसर्ग संधि हो गया। अब ये कैसे हुआ, सारे नियम आपको थ्योरी में पढ़ाए जाएंगे। ठीक। ये कैसे हुआ, चारों जो आपने उदाहरण इतना फटाफट बता दिया, तो ये सब आपको थ्योरी में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। ये तो प्रश्न चल रहा है, मैंने बता दिया कैसे क्या होगा। चला जाए, अब आगे बढ़ा जाए। हाँ। जो लोग नए जुड़े हुए चैनल को लाइक कर दें ताकि जो है उनको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोज ये क्लास 5 बजे चलती है। अच्छा बताइए, कोई टाइम को लेकर दिक्कत नहीं है? सुबह क्लास कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं टाइम को लेकर के? आप लोग अगर इस टाइम दिक्कत हो रही हो खाना खाली होने के लिए तो भाई कर दिया जाए शाम को क्लास, बताइए फिर। करिए। यहाँ पर पूछा है कि वह पढ़ता तो पास होता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और हेतु, हेतु मत भूत। हेतु मतलब होता है कारण। हेतु मतलब क्या होता है? कारण। मतलब हाँ ओके ठीक है अभी सर, ठीक। हेतु, हेतु मत भूत। अब देखिए जहां पर किसी कारण से आपका कोई काम रुक जाए,
किसी कारण से आपका कोई काम रुक जाए तो वहां पर होता है हेतु हेतु मत भूत। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता, वह पढ़ता तो पास हो जाता, वह पढ़ता तो पास हो जाता होता, ठीक है। मतलब अगर पढ़ता तो पास हो जाता, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। मतलब जहां किसी कारणवश कोई कार्य रुक जाए वहां पे क्या होता है, वहां पर जो है आपका हेतु हेतु मत भूत होता है। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, यह वह टाइम पे आ जाता तो मैं चला जाता। मतलब किसी पहले वाले कारण दूसरा वाला कार्य प्रभावित हो, पहले वाले के कारण दूसरा वाला कार्य प्रभावित हो, वहां क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा हेतु हेतु मत भूत। ये प्रश्न थोड़ा सा आपका अच्छा है कि निम्नलिखित में से भाषा का प्रमुख प्रकृति कौन सी है। प्रमुख प्रकृति कौन सी है, सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर, ये आपको बताना है। और ये थोड़ा सा आपका जैसे सीटन पूछता है। जल्दी से बताइए। चलिए, आपका 14 नंबर का 15 का चल रहा है ये। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक दो प्रश्न ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। 15 का सी, भावों से विचारों की ओर, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए एक बार। चलिए, आंसर नहीं आया आप लोग का। खुशबू 15 से, अरे 15 से कैसे होगा, यहाँ पर जटिलता से सरलता की ओर होगा। इसको याद करिए कि टेट आपने किया होगा, बीएड किया होगा, टेट किया होगा, या शिक्षण संबंधी जब प्रश्न आते हैं तब आपका जो है आपका आता है, ठीक है। देखिए, प्रत्येक भाषा की एक पहचान होती है कि कठिनता से सरलता की ओर, कठिनता से सरलता की ओर, सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर। कभी मान लीजिए ये ना दे लाइन, जटिलता से सरलता की ओर, कठिनता से सरलता दे दे, सूक्ष्मता से स्थूलता दे दे, आपको ये भी आना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन सा विशेषता देवनागरी में नहीं है, देवनागरी लिपि में नहीं है, ये पूछा है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ट की समकालीन है। इसमें एक विशेषता देवनागरी की नहीं है, वह विशेषता आपको बतानी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये भी बिल्कुल सत्य है कि इनमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये भी सत्य है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सत्य है। लेकिन जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर दो लिपियां थी, एक ब्राह्मी लिपि थी, एक खरोष्टी लिपि थी। इसी ब्राह्मी लिपि से आपकी देवनागरी लिपि निकली है, ठीक है। इसी में देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी निकली है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है। समकालीन नहीं है भैया, इसी से इसका विकास हुआ है। चूंकि देवनागरी लिपि बड़ा पैटर्न है, कैसे कैसे आया उसको हम चर्चा अलग से करेंगे।
ठीक, तो ये चूंकि ये आपका ये होना चाहिए था, ठीक है, समकालीन नहीं है उसके, बहुत बात की है उसकी। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन, रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा के राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची या प्रभंस से हुआ है। तो अब समझ गए होंगे कि कहाँ गलती हुई है इनसे। यहाँ पर रीवा, सतना, शहडोल आपका बिल्कुल सत्य बघेली का क्षेत्र है। वर्धा की एक राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य बात है। खड़ी बोली का एक नाम कौरवी है, राहुल साकृत्यायन ने कहा है। राहुल साकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी को लोग कम ही जानते हैं कि ये भी कहे हैं, लेकिन इन्होंने भी कहा है, ठीक है। ये जो, हाँ, इनके लिए कौरवी कहा है। राजस्थानी उपभाषा का विकास यहाँ से गलत हो गया है, यही आपका गलत करा दिया। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से। अब ये सौरसेनी अपभ्रंश से क्यों हुआ है? राजस्थानी किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी नहीं, राजस्थानी सही है। अब सौरसेनी अपभ्रंश में आपका क्या आता है? आपका सौरसेनी अपभ्रंश में तीन आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक आता है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरा हो गया राजस्थानी, जो यह प्रश्न पूछा गया है। तीसरा हो गया गुजराती। गुजराती, ये तीन का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है आपका। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 17 का डी, बहुत अच्छा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े हम अब। राहुल साकृत्यायन कृत निबंध घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? निबंध, आलोचना, यात्रा, वृत्तांत और काव्य। अब घुमक्कड़ नाम ही है भैया, तो किस सीधी बात है कि इसमें तो मुझे नहीं लगता कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत लिखा गया था 1949 में। बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, घूम घूम के लिखते थे यार। घूमने में मजा भी आता है, हमको बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है कि मैं तो पूरा भारत घूम लूं, दुनिया घूम लूं, घूमता ही रहूं। मुझे घूमने खुद ही पसंद है, उस पर वीडियो बनाऊं अच्छे अच्छे, उसकी जानकारी लोगों को दूं। इस स्थान को भी आइए आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ बात है, इनकी कई सारी यात्रा वृत्तांत और हैं। जैसे है लंका यात्रावली, जापान की है। लंका यात्राविल, लंका यात्राविल जो है जब जापान गए थे तब किया था। कहाँ गए थे? जापान, ठीक है, जापान गए थे, इसको आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ ईरान में जो है, इन्हें जो ईरान गए थे, ईरान, हाँ ईरान, चीन में क्या देखा? हाँ ये नहीं, चीन इनके, मैं ये वो नहीं, गलत हो गया। जापान, जापान इनका दूसरा नंबर का है, ठीक है, गलती बोल दिया। चीन में यात्रा, चीन में यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, ऐसे बहुत तमाम हैं इनके, ठीक है। आप लोग भी लिखिए कहाँ कहाँ गए हैं, ठीक है। रूस में 25 दिन, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 दिन, रूस में 25 दिन, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। यात्रा वृत्तांत के सबसे प्रसिद्ध है ये, यात्रा वृत्तांत पर में बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक आखिरी है किन्नर देश में, किन्नर देश में, किन्नर देश में,
किन्नर देश में। ठीक, इतने इन्होंने लिखे, इतने सारे यात्रा हैं। एक यात्रा था कि घुमक्कड़ शास्त्र जो है के अलावा जो है आपका लंका यात्रा, वेल जापान चीन में यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 दिन, मेरी लद्दाख यात्रा किन्नर देश में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि जो है नोट। अच्छा, कौन ऋचा कॉपी लेके बैठे हो? पहले बताओ। खुशबू तो लेके बैठती है। अजय जी कॉपी लेके बैठे हैं? भाई मैं बार बार कहता हूँ, इस क्लास में कॉपी पेन लेके बैठिए तभी मजा आएगा। हाँ, ऐसा के दुर्गम खंडों में, हाँ ऋचा जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो आप लोग भी कहाँ गए हैं? पर कहीं गए हैं कि नहीं? आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? आप लोग भी कोई यात्रा लिखे हैं? ये देखो इतना यात्रा लिख दिए हैं। आप लोग भी तो सफर किए होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी कहानी का रचनाकार कौन है? ठीक है, यहाँ पर नाम है ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां। इसका एक अन्य नाम क्या है? उदय भान चरित। उदय भान चरित। खड़ी बोली के चार उन नायक थे। खड़ी बोली के चार उन नायक थे, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह, ठीक है, और सदल मिश्र। एक और है, याद नहीं आ रहा है, वो भी अभी याद आ जाएंगे। ठीक, लल्लू लाल जी जो है उर्दू को यामिनी कहते थे। कई बार पूछा गया है उर्दू को यामिनी कौन कहता था? यामिनी। उर्दू को यामिनी कहते थे। उर्दू को यामिनी कहते थे। उर्दू को यामिनी कहते थे। ठीक, कई बार पूछा जाएगा तो आपको याद होगा, कर लीजिएगा। ठीक, लल्लू लाल कौन सी रचना है? प्रेम सागर। और इन्होंने एक बात कही थी कि यामिनी को छोड़ने की बात कही थी। प्रेम सागर को लिखते समय इन्होंने कहा इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रेम सागर। ठीक, चलिए इतना पर्याप्त है जानकारी। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल कहा गया। इस काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल और सुधार काल। यहाँ पर जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा गया। कई बार परीक्षा में पूछा गया है द्विवेदी युग को। पुनर्जागरण काल जो है वह भारतेंदु को कहा गया। भारतेंदु युग को कहा गया। ठीक, भारतेंदु युग को कहा गया। इसका सी 20 का चल रहा है। ठीक, अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेगा जागरण सुधार काल किसको काल को कहा जाता है तो कहेंगे द्विवेदी युग को। अगर आपसे पूछेगा पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है तो आपको भारतेंदु युग को कहा जाता है। ठीक है, एडमिशन ओपन है, लगातार चल रहा है। 96, 28, 95, 92, 37 ये हमारा नंबर है। खुशबू ने संभवतः एडमिशन ले लिया है और बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं, तो आप लोग भी चूकिए नहीं। 100 दिन का प्लान है, कंपटीशन बहुत है और मैं तो जानता हूँ, इस चीज़ को बार बार कहता हूँ। आप लोग जुट जाइए अभी से। ठीक, आपको एडमिशन चाहिए 96, 28, 95, 92, 37 आप एडमिशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय और पुष्टि संप्रदाय। संप्रदाय से भी प्रश्न आते हैं। विष्णु को क्या है? रुद्र संप्रदाय से कहा जाता है। ठीक है, चैतन्य महाराज, चैतन्य प्रभु। ठीक है, 20 का सी
चलिए, स्वामी हरिदास हैं इसके, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास हैं। इस समय आप देखेंगे अच्छा, प्रयागराज से कौन कौन है? प्रयागराज कभी कोई आया है? प्रयागराज से कौन कौन है, या प्रयागराज कभी कोई आया हो? खुशबू तो झारखंड से है, बताया था। ऋषा, आप कहाँ से? प्रयागराज से कौन है? या प्रयागराज के विषय में इस समय महाकुंभ लगा हुआ है, इस समय जितने बड़के बड़के बाबा हैं, बड़के बड़के बाबा हैं, क्योंकि मैं अभी मेले से ही आ रहा हूँ, तो जिनके जिनके बड़के बड़के बाबा हैं, सारे जो हैं वह आपके क्या हैं, वो इसमें आए हुए हैं। तो हाँ, अवधेशानंद महाराज, राम भद्राचार्य, और जो है कौन से बाबा, बहुत सारे बाबा आए हैं, फॉर्चूनर से आए हैं। ठीक है, महंगी महंगी गाड़ी है, वानी मालिक है। हरिदास, ठीक है, सखी संप्रदाय हरिदास, रुद्र संप्रदाय जो है आपका विष्णु संप्रदाय का हो गया। क्लियर हो गया। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा किसने कहा है? इन्होंने कहा है ईसाइयन देन कहा है, ईसाई की देन कहा है, ईसाई की देन कहा है। ये जो है ईसाई की देन मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि जब हम लोग हताश और निराश हो गए थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हम लोगों ने भक्ति का रास्ता अपनाया। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, और इनके शुक्ल जी के कथन का हजारी प्रसाद द्विवेदी विरोध करते हैं कि आप बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। हमारे यहाँ भक्ति काल की परंपरा अंग्रेजों के आगमन से पहले चली आ रही थी। ठीक, अंग्रेज नहीं आते तो भी हमारे भक्ति का ऐसे ही बिल्कुल स्वरूप होता। ठीक है, लेकिन यह कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म इन्होंने इस चीज को कहा है। ठीक हो गया। हाँ ठीक, आखिरी प्रश्न ले लीजिए। हाँ, आखिरी प्रश्न था ही, कहाँ से ले लेंगे, आखिरी प्रश्न था ही। ठीक है, तो चलिए, ये इतना प्रश्न था। और आपको क्या करना है, ये हमारा नंबर है 9628959237, एडमिशन ओपन है। आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। बहुत सारे, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा। यहाँ से जो है 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ये यही मिलेगा, पढ़ाया जाएगा। आपका साहित्य व्याकरण, तो साहित्य और व्याकरण, साहित्य प्लस व्याकरण तो रहेगा ही, साहित्य प्लस व्याकरण तो रहेगा ही। उसके साथ साथ आपका किसलय भाग एक, किसलय वहां चलता है, किसलय भाग एक, भाग दो, भाग तीन, ये 3 किताबें हैं। वहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैंने बताया था पहले ही। चलो ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कल जो है यह क्लास आपकी 5 बजे चलेगी शाम को। तैयार रहिए नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।